स्वागत है। सोचिए, आपने पूरी मेहनत से कोड लिखा, सारे टेस्ट किए, सब ग्रीन दिख रहा है और कोड प्रोडक्शन में चला गया। आप बस राहत की सांस ले ही रहे हैं कि तभी क्यूए टीम का मैसेज आता है, अरे यार, डेटाबेस में वो नया वाला कॉलम कहाँ है, वो जो कल ऐड किया था। ओह हाँ हाँ। और फिर जो होता है ना, मतलब वो घबराहट, हाँ, स्लैक पे जैसे जंग छिड़ जाती है, 5 अलग अलग थ्रेड्स में बहसें, हर कोई अपनी बात रख रहा है। बिल्कुल। और फिर देर रात शायद 2 बजे जूम कॉल, सब थके हुए। हाँ, और आखिर में कोई हिम्मत करके प्रोडक्शन डेटाबेस पर सीधे एसक्यूएल कमांड टाइप कर रहा होता है और मन में बस यही दुआ कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बिल्कुल, यही कहानी। और ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये तो कई डेवलपमेंट टीमों की रोज की सच्चाई है ना। डेटाबेस को कोड के साथ सिंक में रखना, ये एक लगातार चलने वाली जद्दोजहद है। तो आज हम इसी मुश्किल पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये जो डेटाबेस डिप्लॉयमेंट की उलझनें हैं और इनसे कैसे पार पाया जा सकता है। हाँ, और इस बातचीत के लिए हमारे पास एक काफी दिलचस्प लेख है, मतलब हम उसके कुछ मुख्य पॉइंट्स पर बात करेंगे। लेख का टाइटल है इवॉल्व, डेटाबेस डिप्लॉयमेंट को सरल बनाना। देखते हैं इसमें क्या खास है। सही, तो अपना मिशन क्लियर है, एक ऐसे टूल को समझना जो ये देर रात की सिरदर्दी और वो पैनिक वाली कॉल्स को, जैसा लेख में हिंट है, शायद मिनटों में खत्म कर सकता है। क्या वाकई? देखते हैं, पर पहले ये समझना भी जरूरी है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ कॉलम मिस होने जितनी छोटी नहीं है। इसके जो परिणाम है वो काफी सीरियस हो सकते हैं। सोचिए, अगर डीबीए ने, मतलब डेटाबेस एडमिन ने, किसी प्रेशर में या गलती से सिर्फ आधी स्क्रिप्ट्स ही चलाई, या मान लीजिए कोई इंटर्न है, नया है सिस्टम में, और गलती से कोई जरूरी टेबल ही ड्रॉप कर दी। इसका तो सीधा मतलब हुआ कि आपका जो बिल्कुल नया चमचमाता एप्लीकेशन कोड है और आपका डेटाबेस स्कीमा, वो अब एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे। बिल्कुल, तालमेल गया। हाँ, पूरा कनेक्शन टूट गया। ऐप वो डेटा ढूंढ रहा है जो है ही नहीं, या फिर डेटा उस फॉर्मेट में डालने की कोशिश कर रहा है जिसके लिए डेटाबेस तैयार नहीं है। एकदम। और फिर शुरू होती है वो सिरदर्दी वाली कहानी, मैन्युअली एक एक टेबल को चेक करना, कहाँ क्या मिसिंग है, कौन सा कॉलम नहीं है, उसे ऐड करना, फिर डेटा टाइप्स देखना, फिर वो छोटी भी स्क्रिप्ट्स दोबारा चलाना, और बस उम्मीद करना कि इस बार सब ठीक हो जाए। ये न सिर्फ बहुत टाइम लेता है, बल्कि इसमें गलती की गुंजाइश भी बहुत ज्यादा होती है। हाँ, लेख भी इसी दर्द को पकड़ता है। वो लाइन है ना, फिर वापस से वही झंझट, सभी टेबल्स चेक करना, मिसिंग कॉलम को ऐड करना, स्क्रिप्ट्स रन करना। ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें टीमें फंस जाती हैं, प्रोडक्टिविटी भी जाती है और मोराल भी डाउन होता है। हर डिप्लॉयमेंट से पहले एक डर सा लगने लगता है। बिल्कुल। इसीलिए एक मजबूत, भरोसेमंद और सबसे जरूरी ऑटोमेटेड सिस्टम की जरूरत महसूस होती है। हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसे हम सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ कह सकें। एक ऐसा मैकेनिज्म जो ऑटोमेटिकली डेटाबेस को ठीक उसी स्टेट में ले आए जो उस खास ऐप कोड रिलीज से जुड़ा हुआ है, बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है इवॉल्व की। लेख बताता है कि इवॉल्व एक छोटी ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, जिसे खास तौर पे इसी डेटाबेस माइग्रेशन और सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया। और इसका छोटा होना शायद एक प्लस पॉइंट है, मतलब इसे समझना और यूज करना आसान हो सकता है। हाँ बिल्कुल, इवॉल्व का जो मेन वादा है वो यही है कि ये उन मैनुअल तरीके से लिखे जाने वाले डेल्टा स्क्रिप्ट्स की जरूरत को खत्म कर देता है। अच्छा, डेल्टा स्क्रिप्ट्स? हाँ, मतलब वो छोटी छोटी एसक्यूएल फाइल्स जिन्हें डेवलपर्स लिखते हैं स्कीमा बदलने के लिए, जैसे टेबल बनाओ, कॉलम ऐड करो, इंडेक्स बनाओ। जब ये बहुत सारी हो जाती है तो इन्हें मैनेज करना सिरदर्द बन जाता है। समझ गया। असली जरूरत एक ऐसे सिस्टम की है जो डेटाबेस को हमेशा कोड के वर्जन के साथ सिंक में रखे, कदम से कदम मिलाकर चलाए। और लेख यही कहता है कि इवॉल्व ठीक यही काम करने की कोशिश करता है। ये पक्का करने की कोशिश करता है कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर हमेशा एप्लीकेशन कोड की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हो। तो चलिए अब थोड़ा और अंदर देखते हैं, ये इवॉल्व असल में है क्या, मतलब टेक्निकली। तो जानकारी ये है कि ये एक स्पेशल न्यूगेट पैकेज है। हाँ, जो लोग डॉटनेट यूज करते हैं वो न्यूगेट को जानते होंगे। ये डॉटनेट का पैकेज मैनेजर है, जैसे जावास्क्रिप्ट में npm या पाइथन में पिप होता है। बिल्कुल सही। और इसे इस्तेमाल करने के लिए आपके डेवलपमेंट या डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट में डॉटनेट कोर SDK का वर्जन 3.0 या उससे ऊपर का कोई वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए। ओके। तो ये डिपेंडेंसी दिखाती है कि ये टूल मॉडर्न डॉटनेट इकोसिस्टम के लिए बना है। जी बिल्कुल। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई।
सुनने में अच्छा लगता है, पर असल में इसे इस्तेमाल करना कितना आसान या मुश्किल है। यकीन मानिए, ये काम सिर्फ और सिर्फ 3 आसान स्टेप्स का है। ओके ओके। स्टेप नंबर 1, न्यूगेट से इवॉल्व का पैकेज इंस्टॉल कर लीजिए। समझ गया। स्टेप नंबर 2, अपने प्रोजेक्ट में db/migrations नाम का एक फोल्डर बनाइए और अपनी सारी SQL स्क्रिप्ट्स को वर्जन नंबर के साथ वहां रख दीजिए, समझ गया। जैसे V1, V2 एंड सो ऑन। ओके ओके। और स्टेप नंबर 3, अपनी program.cs फाइल में बस एक लाइन का कोड जोड़ना है जो इवॉल्व को उसका काम बताएगा। ओके। समझ गया। बस इतना ही। और अब आता है असली जादू का पल। सब कुछ सेट हो चुका है, अब बस अपनी एप्लीकेशन को चलाना है। तो F5 दबाने पर क्या होता है? और नतीजा कंसोल पर दिखता है 47 मिलीसेकंड। जी हां, बस इतना ही। मतलब पलक झपकते ही इवॉल्व ने अपना सारा काम कर दिया। सारी माइग्रेशन पूरी, डेटाबेस अपडेटेड और सब कुछ सिंक में। कमाल की तेजी है ये। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी तकनीकी पहचान। पर ये काम कैसे करता है? मतलब जब हम इसे अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेते हैं तो बैकग्राउंड में क्या होता है? पता चला है कि जब प्रोजेक्ट या ऐप स्टार्ट होता है तो इवॉल्व सबसे पहले आपके कोड बेस में .sql एक्सटेंशन वाली फाइलों को ढूंढता है। हाँ, वो सारी SQL स्क्रिप्ट फाइल्स जो आपने माइग्रेशन के लिए बनाई हैं, उन्हें ये पहचान लेता है। लेकिन सिर्फ ढूंढना काफी नहीं है, उन्हें सही सीक्वेंस में चलाना बहुत जरूरी है। इवॉल्व यही करता है, उन फाइलों को एक तय सीक्वेंस में चलाता है। ये सीक्वेंस आमतौर पर फाइलों के नाम पे बेस्ड होता है। जैसे एक पैटर्न होता है v1.0 initial schema.sql, फिर v1.1 add user table.sql। अच्छा, नाम के हिसाब से सॉर्ट करके? हाँ, ताकि डेटाबेस में चेंजेस सही ऑर्डर में अप्लाई हो। ये तो बढ़िया है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और इंटरेस्टिंग चीज पता चली है कि इवॉल्व डेटाबेस के अंदर ही एक खास टेबल बना के रखता है। इसे हिस्ट्री टेबल कह सकते हैं। ये क्या करती है? हाँ, ये हिस्ट्री टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इवॉल्व के काम करने के तरीके का क्या कहते हैं, कोर है। ये टेबल एक लॉग की तरह काम करती है। अच्छा। इसमें रिकॉर्ड होता है कि कौन सी SQL फाइल कब सक्सेसफुली रन हुई, उसका वर्जन क्या था, कितना टाइम लगा। इससे आप हमेशा ट्रैक कर सकते हैं कि आपके डेटाबेस स्कीमा में कौन-कौन से बदलाव कब और किस ऑर्डर में हुए। ऑडिटिंग और डीबगिंग के लिए ये बहुत यूजफुल है। अच्छा, तो ये एक तरह का रिकॉर्ड कीपर हो गया। और एक और बड़ी बात जिसका जिक्र है, क्योंकि ये SQL फाइलें आपके ऐप कोड के साथ ही रहती हैं, सेम सोर्स कंट्रोल रिपोजिटरी में, जैसे गिट में, हाँ, तो उनकी वर्जनिंग भी कोड के साथ ही हो जाती है। ये सुनने में शायद छोटा लगे, पर इसके फायदे काफी गहरे हो सकते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि जब आप अपने कोड का कोई पुराना वर्जन चेकआउट करते हैं तो आपको एग्जैक्टली वही SQL स्क्रिप्ट्स मिलती हैं जो उस कोड वर्जन के साथ थी। इससे कोड और डेटाबेस स्कीमा के बीच सिंक हमेशा बना रहता है। ये एक तरह से डेटाबेस के लिए वर्जन कंट्रोल जैसा है, जो ट्रेडिशनली एक मुश्किल काम माना जाता रहा है। कोड और उससे जुड़ा डेटाबेस स्ट्रक्चर हमेशा साथ चलते हैं। लेख में एक मजेदार एनालॉजी भी दी है। कहा है कि इवॉल्व एक तरह से डेटाबेस का सिक्योरिटी गार्ड है। ये मुझे काफी सही लगा। हाँ, ये एनालॉजी काफी फिट बैठती है। अगर हम इसके प्रोसेस को थोड़ा और डिटेल में देखें तो होता ये है, सबसे पहले इवॉल्व डेटाबेस से कनेक्ट होता है, फिर वो अपनी हिस्ट्री टेबल को चेक करता है ये देखने के लिए कि डेटाबेस अभी किस माइग्रेशन वर्जन पे है, मतलब कौन-कौन सी स्क्रिप्ट्स पहले ही चल चुकी हैं। ठीक है, फिर वो आपके कोड बेस में मौजूद SQL फाइलों की लिस्ट से उसे कंपेयर करता है। जो स्क्रिप्ट्स कोड बेस में है लेकिन हिस्ट्री टेबल में नहीं है, यानी जो अभी तक रन नहीं हुई हैं, इवॉल्व उन्हें पहचान लेता है। ओके। और उन्हें चलाने के लिए एक क्यू में लगा देता है, सही सीक्वेंस में। और अब आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर। ये उन सभी नई स्क्रिप्ट्स को जो उस डिप्लॉयमेंट में चलनी है, एक सिंगल डेटाबेस ट्रांजैक्शन के अंदर रैप कर देता है। अच्छा, ट्रांजैक्शन। हाँ, इसका सीधा मतलब है ऑल और नथिंग। या तो सब चलेंगी या कुछ नहीं। बिल्कुल, या तो क्यू में लगी सारी स्क्रिप्ट सक्सेसफुली चलेंगी और डेटाबेस अपडेट हो जाएगा, या अगर किसी एक स्क्रिप्ट में भी कोई एरर आया, मान लीजिए सिंटैक्स गलत है या कोई ऑब्जेक्ट पहले से मौजूद है, तो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन रोल बैक हो जाएगी।
वाह, कोई भी चेंज डेटाबेस में सेव नहीं होगा और डेटाबेस अपनी पिछली स्टेबल स्टेट में वापस आ जाएगा। ये तो कमाल का फीचर है। मतलब वो डरावनी सिचुएशन नहीं होगी कि डिप्लॉयमेंट के बीच में कुछ स्क्रिप्ट्स चली, कुछ फेल हो गई और डेटाबेस एक अजीब आधी अधूरी स्टेट में फंस गया। हाँ, वो इनकंसिस्टेंट स्टेट। डेटा इंटेग्रिटी के लिए ये बहुत जरूरी है, खासकर प्रोडक्शन सिस्टम्स में। बिल्कुल, ये ट्रांजैक्शनल अप्रोच इवॉल्व की रिलायबिलिटी का एक मेन पिलर है। और आखिर में जब सारी स्क्रिप्ट सक्सेसफुली चल जाती हैं, तो इवॉल्व अपनी हिस्ट्री टेबल को अपडेट कर देता है, उसमें नई चली हुई स्क्रिप्ट्स का रिकॉर्ड डाल देता है। इस तरह ये हमेशा डेटाबेस की करंट स्टेट को संभाल कर रखता है, जैसा लेख में कहा गया है। तो अगर हम अब तक की सारी बात को समेटें और सोचें कि किसी टीम को इवॉल्व अपनाने से क्या-क्या मेन फायदे हो सकते हैं, तो क्या लिस्ट बनती है? सबसे पहला तो जाहिर है ऑटोमेशन। हाँ, ऑटोमेशन। पूरी डिप्लॉयमेंट प्रोसेस ऑटोमेट हो जाती है, मैनुअल काम कम हो जाता है। ये पक्का करते हैं कि डेटाबेस अपडेट्स ज्यादा भरोसेमंद हों। हाँ, आधी अधूरे न रहें। तीसरा फायदा, ये स्कीमा ड्रिफ्ट की जो प्रॉब्लम है उसे रोकने में मदद करता है। स्कीमा ड्रिफ्ट। मतलब वो सिचुएशन जब टाइम के साथ आपका लाइव डेटाबेस का स्कीमा आपके कोड या वर्जन कंट्रोल वाले स्कीमा से अलग होने लगता है। इवॉल्व कोड और डेटाबेस को सिंक में रखकर इसे रोकता है। चौथा, ये एक क्लियर और ऑडिटेबल हिस्ट्री बनाए रखता है कि कौन से स्कीमा चेंजेस कब और कैसे अप्लाई हुए। ये ट्रबल शूटिंग और कंप्लायंस की जरूरतों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। और सबसे बड़ा फायदा शायद वही है जो हमने शुरू में डिस्कस किया था। ये मैनुअल गलतियों की गुंजाइश कम करता है और उन देर रात की इमरजेंसी फिक्सिंग से काफी हद तक छुटकारा दिला सकता है। हाँ, जिससे टीमें ज्यादा जरूरी कामों पर फोकस कर सकती हैं। बिल्कुल। तो निष्कर्ष के तौर पर कहें तो इवॉल्व एक ओपन सोर्स .NET बेस्ड टूल है जो डेटाबेस माइग्रेशन और डिप्लॉयमेंट की प्रोसेस को काफी स्ट्रीमलाइंड, सेफ और सिंपल बनाने की कोशिश करता है। ये उन डेवलपर्स और डेवऑप्स टीम्स के लिए वाकई बहुत हेल्पफुल हो सकता है जो लगातार बदलते डेटाबेस स्कीमा के साथ काम करते हैं। हाँ, अक्सर हम तकनीकी समाधानों को सिर्फ उनकी टेक्निकल खूबियों के आधार पर आंकते हैं। हाँ, लेकिन उनका असली असर इस बात में भी होता है कि वे लोगों के एक साथ काम करने के तरीकों को कैसे बदलते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ कोड और सर्वर की कहानी नहीं है, ये इंसानों और प्रक्रियाओं की भी कहानी है। इस विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि इवॉल्व टूल और डेटाबेस डिप्लॉयमेंट को सरल बनाने के इसके अप्रोच पर स्रोत से मिली ये जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी रही होगी, खासकर उन लोगों के लिए जो .NET इकोसिस्टम में काम करते हैं या डेटाबेस माइग्रेशन की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।